हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हूं और सामान्य अध्ययन का सेक्शन। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसमें सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर से इंगेज होके डिस्कशन करके जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको डेली बेस के आधार पर पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और इसके बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप किस प्रकार से पीटी के प्रश्नों को हल करें और किस प्रकार से आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करें। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज का आप बेनिफिट उठाते हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और यहाँ यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यह 72,000 का है और यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 62,550 में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो 96,300 में आपको प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। ये जो चारों चीज़ें हैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक दोनों में मिलता है। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो इसमें पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच है और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित और देश के टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें एक ऐसा मार्गदर्शक मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही गलत के बारे में बताए, आपके कमजोर पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करे, आपके मजबूती के बारे में बताए और आपका जो कमजोर पक्ष है उस पर आपको भी काम करने के लिए प्रेरित करे और खुद भी उसके ऊपर काम करे, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे और सही गलत का आपको दिशा निर्देश करे। ऐसे मेंटोरशिप की आवश्यकता होती है और ये मेंटोरशिप आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तीसरा, आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है
ये 27,500 है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि अनअकैडमी के द्वारा वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए कई सारे बैचेज की शुरुआत की गई है, जो 11 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो आप इस बैचेज, जो कमिंग बैचेज है, इसमें सब्सक्रिप्शन लेके अपने टाइम के हिसाब से आप इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 2021 के लिए 6 मंथ के लिए है, सभी बैचेज हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से डीएस की तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन लेकर बैचेज में ले सकते हैं, जो 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और एनसीईआरटी आधारित बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें से किसी भी बैचेज में एडमिशन लेके आप अपने को सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में। और अनअकैडमी के द्वारा एक कम्बो पैक की शुरुआत की गई है। इसमें आप प्लस जो यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो फिर आपको जो देख रहे हैं कि 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 88,705, यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आप बेनिफिट को प्राप्त करेंगे। और इसी तरीके से जो प्लस कोर्स है यूपीएससी जीएस का और ऑप्शनल पेपर का, दोनों लेंगे प्लस कोर्स का, यह 12 मंथ का जो है सो आपको 70,100 में 3 में प्राप्त हो जाएगा। आप कोशिश करें कि एक साथ कम्बो पैक लें ताकि आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट प्राप्त होगा। और अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक करने वाला है, बढ़ने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहा है तो वो यथाशीघ्र ले, तो उनको प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा, अन्यथा बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर उन्हें लेना होगा। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का मुगल साम्राज्य वाले सेक्शन का जो सीरीज चल रहा है उसमें सभी का स्वागत है। और इस मुगल साम्राज्य वाले सेक्शन में आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम होगा मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। मुगल, इस टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। ये जो मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन वाला टॉपिक है, बेसिकली इसमें औरंगजेब से संबंधित पॉलिसी, उससे संबंधित टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये दो टॉपिक है, मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन 1 और मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन 2। तो यहाँ पर जाने से पहले मुगल साम्राज्य में अब तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं वो थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, ताकि टॉपिक से हम लोग रिलेट हो जाए। तो अब तक मुगल साम्राज्य में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, बहुत सारा एरिया कवर कर चुके हैं। शासक के तौर पर बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं। शासक के तौर पर हम लोग इसमें हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। शासक के बारे में इसमें हम लोग बीच में शेरशाह के बारे में भी पढ़ चुके हैं। फिर शासक के तौर पर हम लोग अकबर को भी पढ़ चुके हैं। एक शासक के तौर पर और उनकी नीतियों के बारे में हम लोग जहांगीर को भी पढ़ चुके हैं। एक शासक के तौर पर हम लोग शाहजहां के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हम लोग और क्या क्या कर चुके हैं मुगल काल में, तो हम लोग मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग क्लास कर चुके हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मुगल काल का जो कला एवं संस्कृति है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियो था आपके लिए वो मुगल कालीन जो साहित्य और शिक्षा, वो आपने देखा होगा, आपके लिए बेहतर रहा होगा। और मुगल कला और संस्कृति कर चुके हैं, इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन है ये बेसिकली औरंगजेब से संबंधित होगा। तो आज इस टॉपिक में हम जिस जिस टॉपिक पर विश्लेषण करने जा रहे हैं उसमें एक हो जाएगा कि मुगलों के काल में जो उत्तराधिकार की समस्या थी उसके बारे में जिक्र करेंगे। उत्तराधिकार की समस्या, उत्तराधिकार की समस्या के बारे में जिक्र करेंगे। दूसरा हम लोग इसमें उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में और उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से कैसे कैसे हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध, किस कंडीशन में होता है, किस तरीके से होता है, वो हम लोग देखेंगे। तीसरा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि औरंगजेब के द्वारा तीसरा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार औरंगजेब के द्वारा अपने विरोधियों का सफाया किया जाता है, अपने
विरोधियों का सफाया किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने विरोधियों का सफाया, इस पर चर्चा करेंगे। और चौथा हम फिर से देखेंगे कि जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, उसकी समस्याएं, और उसकी समस्याएं के बाद जो है सो हम लोग उसमें कुछ विशेषता जो उभर कर आएगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आज चार मूल चर्चा का बिंदु रहेगा। और इसके बाद हम लोग जब ये सेक्शन समाप्त हो जाएगा तो औरंगजेब की पॉलिसी जो धार्मिक है, जो राजपूत नीति है, हर एक सेक्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपको लिए चलते हैं कि जो मुगलों के समय में उत्तराधिकार की समस्या थी उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन हो जाएगा मुगलों के समय, मुगलों के समय उत्तराधिकार की समस्या, मुगलों के समय उत्तराधिकार की समस्या। तो मुगलों के समय जो उत्तराधिकार की समस्या थी इसको डिटेल से समझेंगे और इसके बारे में जो इस्लामिक कानूनी विधान है वो भी देखेंगे, जो हिंदू कानूनी विधान है कुछ उसके बारे में भी चर्चा होगी, जो सल्तनत काल में प्रणाली थी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मुगलों के समय में जो उत्तराधिकार का नियम था, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मुगल शासक, या पहले ही आप देख लें कि मुगल शासक कोई स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं बना पाए थे, कोई स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं बना पाए थे, कोई स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं था इसके समय में। और जब कोई स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं होता है तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जो है वो स्वाभाविक ही है। तो कोई स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं था। दूसरा इसमें आप देखेंगे कि तैमूरी शासकों के तहत तैमूरियों या तैमूरियों के अधीन जो तैमूरियों के अधीन जो तैमूरियों के अधीन जो राज्य को आपस में बांटने की परंपरा थी, जो राज्य को उत्तराधिकारियों के मध्य, जो राज्य को उत्तराधिकारियों के मध्य बांटने की जो परंपरा थी वह भी सफल नहीं हो पाई थी, बांटने की परंपरा भी सफल नहीं हो पाई थी, परंपरा ही सफल नहीं पाई थी। इससे पहले जो इनका जहाँ पर तैमूरी मध्य एशिया में शासन करते थे वहां भी नहीं सफल हो पाया था। और भारत में भी आपने देखा था कि बाबर के मृत्यु के समय बाबर ने अपने सभी पुत्रों के मध्य हुमायूं को यह कहा था कि सभी पुत्रों के मध्य उनके बीच राज्य को बांट दिया जाए। और बाबर का यह जो आदेश था हुमायूं के लिए कि राज्य को बांट दिया जाए, तो हम लोगों ने देखा है कि यह राज्य का बांटना हुमायूं के लिए किस तरीके से कठिनाइयों का कारण बनता है और किस तरीके से सभी भाइयों में एकता का ना होना शेरशाह के मोर्चे पर विफलता और गुजरात के बहादुर शाह के मोर्चे पर विफलता का कारण बना था। तो कई प्रकार की घटनाएं, जो कामरान थे, जो अस्करी थे, इन सभी के बीच राज्य बांटा गया था लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाया था। तो ये भी एक जो है सो कार्य था। दूसरा तीसरा इसमें देखेंगे कि हालांकि कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने या न्यायविद आप कह सकते हैं, हालांकि कुछ मुस्लिम न्यायविदों ने या जो विद्वान होते हैं न्यायविदों ने, हालांकि उसने राजा को उत्तराधिकार चुनने की अनुमति दी थी। मुस्लिम न्यायविदों ने राजा को राजा को उत्तराधिकार चुनने की अनुमति दी है, उत्तराधिकार चुनने की अनुमति दी है, उत्तराधिकार चुनने की अनुमति। लेकिन ये जो उत्तराधिकार चुनने की अनुमति कुछ मुस्लिम न्यायविदों ने शासक को, बादशाह को दी है, यह भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि ये यहीं पर नहीं स्थिति है, बल्कि जो सल्तनत काल को थोड़ा सा आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो सल्तनत काल में भी उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, सल्तनत काल में भी नियम विकसित नहीं हो पाया था। लेकिन वहां पर आपने देखा, इसीलिए कई राजवंशों का उत्थान पतन होता है और हमेशा जो तलवार ही निर्णायक शक्ति के रूप में आता है। तो सल्तनत काल में नियम ही नहीं बना था कि किस तरीके से शासक होगा, कौन आगे होगा, ये भी नहीं था। इस समय यदि आप हिंदू विधानों को देखेंगे तो हिंदू विधान भी इसमें कोई स्पष्ट नहीं है, हिंदू विधान भी इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। और प्राचीन भारत में भी आपने देखा है कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ है, इसमें
कोई स्पष्ट नहीं है। जो अकबर के समकालीन तुलसीदास है, इनका यदि देखा जाए अकबर के समकालीन तुलसीदास, तो तुलसीदास ने कहा है कि राजा स्वतंत्र है अपने किसी भी पुत्र का राज तिलक करने के लिए। राजा स्वतंत्र है या उनको अधिकार है, राजा स्वतंत्र है अपने किसी भी पुत्र का अपने किसी भी पुत्र का राज तिलक करने के लिए, किसी भी पुत्र का राज तिलक करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब इस तरीके से आप देखते हैं कि जब जो हिंदू धर्म ग्रंथ तुलसीदास उस समय के अकबर के सबके समय के सबसे प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं, इन्होंने भी लिखा है कि बड़ा होगा या छोटा ये कोई स्पष्ट नियम ही नहीं था। राजा स्वतंत्र है अपने किसी भी, यानी कि दो तीन पुत्र है तो आप छोटे को भी, बड़े को भी, बीच वाले को भी, किसी को भी उत्तराधिकार के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो ना तो सल्तनत काल में हो पाया, हिंदू विधि ग्रंथ भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। कुछ मुस्लिम न्यायविदों ने जरूर कहा था कि राजा को अधिकार है कि उत्तराधिकार को चुने, लेकिन किसको, वहां पर भी ये क्लियर नहीं है। तैमूरी शासकों के द्वारा यानी मुगलों का भारत में आने से पहले भी जो राज्य को उत्तराधिकारियों के मध्य बांटने की परंपरा थी वो भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी, और भारत में भी मुगल कोई उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम नहीं बना पाए थे। पूरे मुस्लिम इतिहास में ही जब आप देखेंगे ना, तो इसका मूल रीजन क्या है कि इस्लाम धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म का उदय पहले हुआ है और उसमें राजतंत्र की संकल्पना का जो विकास है बाद में हुआ है। तो इसलिए राजतंत्र की संकल्पना का जब विकास बाद में होगा तो उसके लेकर कोई उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम नहीं है। ना तो कुरान पहले रचना होगी उसमें अर्थ नहीं है, हदीस में भी नहीं है। जो भी इस्लामिक विधि ग्रंथ है, यदि राजतंत्र इस्लाम में पहले विकसित हुआ रहता और धर्म बाद में आया रहता, तो फिर उस धर्म ग्रंथ में राजतंत्र के बारे में, उत्तराधिकार के नियम में मुस्लिम न्यायविदों धर्मकारों के द्वारा स्पष्ट कानून बनाए जा सकते थे। लेकिन चूंकि इस्लाम में धर्म पहले आप आया, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, और जब बहुत बड़ा एरिया हो गया तो धीरे धीरे इस्लाम के अंतर्गत जो है राजतंत्र की संकल्पना का विकास हुआ। तब तक मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान की रचना हो चुकी थी, हदीस की रचना हो चुकी थी, तो उसमें उत्तराधिकार के बारे में कोई स्पष्ट नियम दिया ही नहीं है। तो राजतंत्र के उत्तराधिकार के नियम में क्या है, इस्लामिक विधि जो है वो लगभग मौन है। और इसलिए क्या है कि सल्तनत काल में भी तलवार ही उत्तराधिकार का नियम करता था, और मुगल काल के इतिहास को भी आप देख लेंगे तो शक्ति ही जो है सो एक तरीके उत्तराधिकार का निर्धारण करता था। यदि आप मुगल काल में देखेंगे तो पहली बार ऐसा नहीं था शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, बल्कि इससे पहले भी कुछ इस तरीके के संघर्ष हुए थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बाबर के मृत्यु के बाद जो है, बाबर के मृत्यु के बाद, तो बाबर के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हुमायूं ने यहाँ क्या किया, अपने भाइयों के मध्य राज्य को बांट दिया। तो यदि यह अपने भाइयों के मध्य राज्य को नहीं बांटते तो हो सकता था यहाँ भी आपको उत्तराधिकार के युद्ध देखने को मिलते। लेकिन चूंकि कामरान अस्करी के बीच जो है सो राज्य को बांट दिया गया, तो फिर यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध नहीं हुआ। लेकिन राज्य बांटने की जो परंपरा थी वो भी सफल नहीं हुई, क्योंकि हुमायूं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपने भाइयों से जो सहयोग की अपेक्षा थी वो भी नहीं मिला, सभी एक दूसरे को शंका की निगाह से देखते थे। तो बाबर के समय फिर आप देखेंगे कि अकबर के लास्ट समय में, अकबर के अंतिम समय में, जब वह असीरगढ़ की ओर था, तो उस समय अकबर के अंतिम समय में एक तरीके से जहांगीर का विद्रोह हो जाता है, और जहांगीर के मन में भी संभवतः बादशाह बनने की ललक आ गई थी, तो अकबर के समय में विद्रोह होता है। लेकिन हालांकि यहाँ युद्ध नहीं होता है, लेकिन जहांगीर खुद अपने पिता के अगेंस्ट विद्रोह करता है और बाद में अकबर की मृत्यु के बाद बादशाह बनता है। जब आप जहांगीर को देखेंगे तो जहांगीर जब बादशाह बनता है तो यहाँ पर भी जो इसका पुत्र था खुसरो, खुसरो इसके राज्यारोहण का विद्रोह करता है, और खुसरो भी संभवतः उसके मन में बादशाह बनने की थी। हालांकि यहाँ उत्तराधिकार का कोई बड़ा संघर्ष नहीं होता है, खुसरो को एक छोटे से युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है, लेकिन खुसरो का भी यहाँ पर विद्रोह हुआ था। फिर यहाँ पर ये तो जहांगीर के शुरुआत में ही हुआ था। जहांगीर के अंतिम समय में भी आप देखते हैं कि शाहजहां का विद्रोह हुआ था एक तरीके से, जो कंधार जाने के लिए इसको आदेश दिया गया था 1622 में। यह कंधार इसीलिए नहीं गया था क्योंकि इसको लग रहा था कि यदि हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा उत्तराधिकार का नंबर संभवतः काट दिया जाएगा, हमारे खिलाफ दरबार में षड्यंत्र रचा जा सकता है, और नूरजहां जिसको बादशाह बनाना चाहती थी उसको बना दिया जाएगा। तो ये बातें उस समय भी चल रही थी, लेकिन खुलकर संघर्ष उस समय भी
नहीं हुआ। जब मरते हैं जहांगीर तब एक तरीके से नूरजहां जिनको शासक बनाना चाहती थी और आसफ खां जो शाहजहां का समर्थन कर रहा था, तो आसफ खां के सहयोग से फिर यहाँ पर भी शाहजहां क्या करता है, अपने जितने प्रतिद्वंदी होते हैं सभी का सफाया करके शासक, तो खुला संघर्ष नहीं लेकिन संघर्ष वहां भी। तो वहां पर शाहजहां जब बादशाह बनता है तो वहां पर भी आप देखते हैं शाहजहां के बादशाह बनने के समय, और शाहजहां के बादशाह बनने के बाद आगे देखते हैं कि शाहजहां के पुत्रों के बीच जमकर उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, जहां शाहजहां के पुत्रों के मध्य, और इसमें आप दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब सभी भाग लेते हैं। न केवल शाहजहां के पुत्रों के बीच, जिस तरीके से ग्रेट मुगल के शासन काल में होता है ठीक उसी तरीके से उत्तरवर्ती मुगलों के समय में भी उत्तराधिकार का संघर्ष बराबर होता रहता है, उत्तरवर्ती मुगलों के समय में। लेकिन जो उत्तरवर्ती मुगलों के समय में उत्तराधिकार का संघर्ष होता था और ग्रेट मुगल के समय में जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता था, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है, जो कॉन्सेप्ट के रूप में आपको समझना है, यह है कि महान मुगलों के समय क्या होता था, जब भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ है तो महान मुगलों के समय चाहे मुगल मनसबदार हो या अमीर वर्ग हो, मुगल मनसबदार हो या अमीर वर्ग हो, अपने अपने पसंद से और अपने अपने संबंधों से और अपने अपने हिसाब से यह शहजादों का समर्थन करते थे। ये क्या करते थे? शहजादों का समर्थन करते थे। ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि अपने अपने जहां पर जिसको लगता था कि हमें इसका समर्थन करने से हमें राजनीतिक लाभ या कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, तो उस हिसाब से शहजादों का ये समर्थन करते थे। लेकिन उत्तरवर्ती मुगलों के समय में क्या हो गया कि उत्तरवर्ती मुगलों के समय में जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता था, तो चूंकि उत्तरवर्ती मुगल कमजोर थे, तो यहाँ जो मुगल मनसबदार और अमीर वर्ग थे, वो मुगल मनसबदार और अमीर वर्ग शासक बनाने वाले की भूमिका निभाने लगे। शासक बनाने वाले, जैसे सैयद बंधु का नाम सुना होगा, उसके बाद आप जाएंगे तो गुलाम कादिर रहला जो उत्तरवर्ती मुगलों में, उसने भी कई बार मुगलों को गद्दी से उठाया और बैठाया था। तो अमीर वर्ग की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है और वो जो है सो शासक बनाने वाले की भूमिका में आ जाते हैं कि कौन किसको बनाना है, नहीं करना। तो ये दोनों मूल अंतर था ग्रेट मुगल के समय में उत्तराधिकार के संघर्ष का और उत्तरवर्ती मुगलों के समय में, यानी कंटिन्यू चलता रहा। कुल मिलाकर यही है कि कोई स्पष्ट नियम नहीं बना पाए थे और तलवार ही निर्णायक शक्ति के रूप में मुगलों के समय में, सल्तनत के समय में भी उत्तराधिकार का लिए एक आधार होता था। जैसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी सब कुछ होती है, ठीक उसी प्रकार से था यहाँ पर कि जिसके बाजू में बल, जिसके तलवार में ताकत, वही शासक बना था। तो अब नेक्स्ट सेक्शन इसमें हो जाएगा कि उत्तराधिकार उत्तराधिकार का युद्ध और किस तरीके से ये होता है उत्तराधिकार का युद्ध, और उत्तराधिकार का युद्ध कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये इसको दो विंग में आपको समझना है कि दो विंग में क्या समझना है कि उत्तराधिकार के युद्ध के समय, यानी युद्ध से पहले शाहजहां की क्या स्थिति है और वो क्या करता है, शाहजहां की स्थिति और उसके प्रयास क्या होते हैं, उसको समझना है कि शाहजहां की स्थिति क्या है। यानी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले शाहजहां की क्या स्थिति है, और उत्तराधिकार के युद्ध को टालने के लिए, चूंकि वो निकट दिखाई दे रहा था उसके पुत्रों के बीच, तो वो टालने का वो कुछ प्रयास करता है। और उत्तराधिकार युद्ध के समय जो शाहजहां के पुत्र थे वो कहाँ के प्रांतपति थे, शाहजहां के पुत्रों की स्थिति, शाहजहां के पुत्रों की स्थिति, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें होता क्या है कि जब 1657 में क्या होता है कि 1656-57 में शाहजहां के बीमार होने की सूचना मिलती है, शाहजहां के बीमारी की सूचना मिलती है, और वास्तव में वो बीमार पड़ता भी है, शाहजहां के बीमार होना। और शाहजहां के बीमार होने के कारण जो है सो कई सारी अफवाहें फैलने लगी कि शाहजहां की मृत्यु भी हो चुकी है, दारा केवल उसको छुपा के रखा हुआ है। तो इस तरीके की जब अफवाहें फैलने लगती है तो शाहजहां जो है सो बीमार में ही बाहर निकलता है और उत्तराधिकार के युद्ध को जो उसको सामने दिखाई दे रहा था, उस उत्तराधिकार को युद्ध को रोकने का कुछ प्रयत्न करता है। तो उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने का वो क्या करता है, कुछ प्रयत्न करता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या वो प्रयत्न करता है,
तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, जिसने औरंगजेब या अन्य के मन में शंका को और बढ़ा दिया कि दारा जो शाहजहां के सबसे योग्य पुत्र थे, दारा को उत्तराधिकार चुनने का निश्चय किया। दारा को उत्तराधिकार चुनने का निश्चय, यानी कि चुना नहीं था लेकिन उसको उत्तराधिकार चुनने का निश्चय किया, चुनने का मन बना लिया था। तो जब उत्तराधिकार चुनने का मन बना लिया है तो जो पहले से औरंगजेब, मुराद और शुजा के मन में शंकाएं थी वो और थोड़ी सी पुष्टि हो रही थी। लेकिन चूंकि योग्य पुत्र था तो शाहजहां चाहता था कि दारा बादशाह बने इस तरीके से। दूसरा उसने क्या किया, इसके लिए दारा का ओहदा भी बढ़ा दिया और दारा के ओहदा को बढ़ाकर उसने 40,000 मनसबदार से बढ़ाकर 60,000 मनसबदार का कर दिया। यानी कि मुगल राजघरानों में इतना का मनसब अभी तक किसी को प्राप्त नहीं था। 40,000 का मनसब पहले भी दारा का उच्च मनसब था और यहाँ पर बढ़ाकर शाहजहां उसको ओहदा को बढ़ाकर क्या कर दिया, 60,000 का मनसब कर दिया। तीसरा उसने क्या कर दिया कि बादशाह के बगल में उसके आसन को लगाया गया, बादशाह के आसन के बगल में उसका आसन लगाया, बादशाह के आसन के बगल में उसके बैठने की व्यवस्था की गई, बगल में उसके बैठने की व्यवस्था की गई, उसके बैठने की व्यवस्था की गई। तो यह भी क्या था कि एक तरीके से आप कहते हैं कि उसको राजधर्म में शिक्षित करने की व्यवस्था थी और यह भी शंका बढ़ाने वाला था। और चौथा उसने अपने मनसबदारों और अमीर वर्गों को यह निर्देश दिया, मनसबदारों को और अमीर को निर्देश दिया, शाहजहां ने क्या निर्देश दिया कि दारा को बादशाह मानते हुए या दारा को भविष्य का शासक मानते हुए, भविष्य का शासक मानते हुए उसके निर्देशों का पालन करें, भविष्य का शासक मानते हुए उसके निर्देशों का पालन करें, उसके निर्देशों का पालन करें। तो अब इस तरीके से जब शाहजहां का तो जो ये प्रयत्न था, बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया कि शाहजहां के इन प्रयत्नों को देखा जाना चाहिए उत्तराधिकार के संघर्ष को टालने के लिए, कि वो चाहता था कि उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष ना हो और इसीलिए उसने ये 4 प्रयास किए थे कि दारा को उत्तराधिकार चुनने का मन बनाया, उसका ओहदा 40,000 मनसबदार से बढ़ाकर 60,000 मनसबदार का कर दिया, बादशाह के बगल के आसन में उसका आसन बैठने का लगा दिया और अपने मनसबदार और अमीर वर्गों को कहा कि दारा को भविष्य का बादशाह राजा मानते हुए उसके आदेशों निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन शाहजहां का ये जो कार्य था वो उसके अन्य पुत्रों के मन में जो पहले से शंका थी उसको और बढ़ा दिया। और इसके बाद क्या होता है कि शाहजहां के जो 4 पुत्र थे उस समय, चारों पुत्र 4 प्रांत के या 4 तरफ से प्रांतपति के रूप में काम कर रहे थे। तो इसमें एक सूजा था जो बंगाल का प्रांतपति, या आप कह सकते हैं पूर्वी प्रांत में शासक के रूप में काम कर रहा था, पूर्वी प्रांत में। जो मुराद था वह क्या था, पश्चिमी प्रांत में शासन कर रहा था, मुराद पश्चिमी प्रांत में। ठीक इसी तरीके से औरंगजेब इस समय दक्कन में था, 2 बार वो दक्कन का सूबेदार भी नियुक्त होता है। औरंगजेब जो था इस समय दक्कन प्रांत में था, यानी कि दक्षिणी प्रांत में प्रांतपति के रूप में, सेनापति के रूप में वो काम कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जो दारा शाहजहां के सबसे योग्य पुत्र, सबसे प्रिय पुत्रों में था, वो आगरा और उत्तरी प्रांत के प्रशासक के रूप में काम कर रहा था। तो कभी कभी ये भी आपके पास मैच करने के लिए आ जाएगा कि शाहजहां के पुत्र उत्तराधिकार के युद्ध से पूर्व कौन कहाँ का शासक था, इसके बारे में आपको बताना है। अब जब शाहजहां के द्वारा ये काम किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, शुजा के द्वारा अपने को शासक घोषित कर दिया जाता है। शुजा अपने को क्या करता है, शासक बादशाह घोषित कर देता है और वह आगरा की ओर चलना शुरू कर देता है। शुजा को देखते हुए मुराद भी क्या करता है कि अपने आप को शासक घोषित कर देता है, मुराद भी अपने आप को शासक घोषित, और वह भी दिल्ली आगरा की ओर प्रस्थान करता है कि उस पर अधिकार करना है। हालांकि औरंगजेब अपने आप को बादशाह अभी घोषित नहीं करता है, यानी कि औरंगजेब अपने आप को बादशाह घोषित नहीं करता है, लेकिन बादशाह घोषित नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन वह भी क्या करता है, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि आगरे की ओर बढ़ चलता है। और साथ ही रास्ते में क्या होता है कि मुराद और औरंगजेब दोनों आपस में मिल जाते हैं और मुराद और औरंगजेब में एक समझौता हो जाता है कि युद्ध में जीत के बाद दोनों क्या करेंगे, राज्य को आधा आधा बांट लेंगे, दोनों राज्य को आधा आधा बांट लेंगे। ये मुराद और औरंगजेब में समझौता हो जाता है।
इसीलिए उत्तराधिकार के युद्ध में मुराद और औरंगजेब की सेनाएं साथ साथ लड़ती है। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि अब इसकी जो अगली कड़ी होगी वो क्या होगा, उत्तराधिकार के युद्ध में कन्वर्ट होगा। तो उत्तराधिकार के युद्ध को जो देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि आगे का जो सेक्शन हो जाएगा कि इसमें जो उत्तराधिकार के युद्ध में जो पहली लड़ाई होती है, एक तरीके से आप कहेंगे उत्तराधिकार के युद्ध की जो पहली लड़ाई होती है वो बेसिकली बनारस के निकट होती है। और उत्तराधिकार की पहली लड़ाई जो बनारस के निकट होती है, बनारस के निकट, और यह युद्ध जो होता है ये फरवरी 1658 में यह युद्ध होता है। और बनारस के निकट जो यह युद्ध फरवरी 1658 में होता है, यह बेसिकली दारा का पुत्र यानी कि शाही सेना का उस समय नेतृत्व दारा कर रहा था। तो दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह यानी शाही सेना का नेतृत्व उस समय सुलेमान शिकोह कर रहा था। और सुलेमान शिकोह कौन था, तो दारा का पुत्र था। तो सुलेमान शिकोह और सूजा की सेना के मध्य होता है, सूजा की सेना के मध्य होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, सूजा की सेना के मध्य होता है। और लगभग इसमें बनारस के निकट हुए इस युद्ध में क्या होता है कि सूजा की लगभग पराजय होती है। तो उत्तराधिकार का अगला युद्ध होता है, तो अगला जो युद्ध होता है उसको हम लोग कहते हैं घरमत का युद्ध कहते हैं। जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है घरमत का युद्ध। और अगला युद्ध जो घरमत का युद्ध होता है उत्तराधिकार का, यह बेसिकली 16 अप्रैल 1658 को होता है, 16 अप्रैल 1658 को होता है। और ये जो घरमत का युद्ध होता है, तो घरमत का युद्ध जो होता है बेसिकली दारा और मुराद जो आपस में समझौता कर चुके थे, तो दारा और मुराद के सेना, यह युद्ध जो होता है एक तरीके से दारा मुराद नहीं, औरंगजेब और मुराद, यानी कि यह युद्ध जो होता है औरंगजेब और मुराद जो आपस में समझौता कर चुके थे। औरंगजेब और मुराद की सेना एक तरफ, मुराद की सेना एक तरफ, और दूसरी तरफ हो जाएगा दारा की सेना, दूसरी तरफ दारा की सेना यानी कि शाही सेना का वो नेतृत्व कर रहा था, दारा की सेना का। और इस युद्ध में एक तरफ जिसमें औरंगजेब और मुराद की सेना होता है, दूसरी तरफ दारा की सेना होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है कि शाही सेना अर्थात दारा की सेना की क्या होती है, पराजय होती है। और इसका यह फर्क पड़ता है कि दारा की सेना का मनोबल धीरे धीरे कम होने लगता है, और औरंगजेब और मुराद की सेना का जो है वो मनोबल धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है वह घरमत के बाद ये लोग आपस में फिर से टकराते हैं। जो तीसरा युद्ध होता है वह होता है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का जो युद्ध होता है यह मई 1658 में होता है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में, 29 मई 1658 को ये युद्ध होता है। और ये जो तीसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध होता है यह भी औरंगजेब की सेना और दारा की सेना के मध्य होता है। यह भी औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की सेना और प्लस दारा की सेना के मध्य होता है, दारा की सेना। और जाहिर सी बात है कि पूर्व युद्ध की तरह इसका भी परिणाम रहा, औरंगजेब की विजय होती है और दारा की सेना की पराजय होती है। अगला जो युद्ध होता है उत्तराधिकार के रूप में उसको हम लोग देवराल का युद्ध कहते हैं, देवराल या देवराई का युद्ध कहते हैं, देवराल या देवराई का युद्ध। यह अजमेर के निकट है। और देवराल या देवराई की जो युद्ध होती है ये सब अंतिम युद्ध है, एक तरीके से उत्तराधिकार के युद्ध में ये अंतिम युद्ध है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये 59 में हुआ था। देवराल का जो युद्ध हुआ था ना ये मार्च 1659 में हुआ था, मार्च 1659 में। और मार्च 1659 में ये जो युद्ध हुआ था फिर से एक बार ये औरंगजेब और भागते हुए दारा के मध्य हुआ था, औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था, दारा के मध्य। इसके बाद दारा जो है वो अफगानिस्तान की ओर भागता है, वहां पर फिर से वो अपना एक राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है लेकिन उसमें उसको विफलता मिलती है। और उत्तराधिकार का जो एक और युद्ध जो देवराल या देवराई के युद्ध से पहले हुआ था वह हुआ था इलाहाबाद के निकट खजवा का युद्ध, खजवा का युद्ध ये हुआ था इलाहाबाद के निकट। और खजवा का जो ये युद्ध हुआ था ये बेसिकली दिसंबर 1658 में हुआ था, दिसंबर 1658 में।
और दिसंबर 1658 में जो हुआ था ये हुआ था बेसिकली सूजा और औरंगजेब के बीच हुआ था। सूजा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सूजा की पराजय होती है, यानी कि औरंगजेब की इसमें क्या होती है, जीत होती है। तो इस तरीके से कभी कभी क्रम में भी देने के लिए ये आता है। तो जब क्रम में देना होगा आपको युद्धों का, तो पहले स्थान पर जो बनारस के निकट युद्ध हुआ था, पहले स्थान पर ये हो जाएगा। सबका मैंने डेट वाइज लिख दिया है, 16 फरवरी 1658। दूसरा जो घरमत का युद्ध हुआ था ये अप्रैल 1658 में हुआ था। तीसरा जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था वो हो जाएगा मई 1658। चौथा जो खजबा का युद्ध हुआ था वो दिसंबर 1658। और सबसे अंतिम लड़ाई जो उत्तराधिकार का था वो देवराल या देवराल की लड़ाई थी, ये होता है। तो इसमें कैसे कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न कई बार आते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर आ सकता है, उत्तराधिकार के युद्ध को क्रम में सजाने के लिए, उत्तराधिकार के युद्ध को क्रम में सजाने के लिए आ सकता है। तो आप ये डेट याद रखेंगे तो आप इसको सजा सकते हैं। बनारस हो जाएगा, घरमत हो जाएगा, सामूगढ़ हो जाएगा, खसबा हो जाएगा और देवराल या देवराई हो। और फिर दूसरा प्रश्न मैच करने के लिए आ सकता है कि एक तरफ बनारस का युद्ध और सामने में किसके किसके बीच हुआ था। तो बनारस का युद्ध जो हुआ था यानी बनारस के निकट वो सुलेमान सिकोह जो दारा का पुत्र था, शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था, और शुजा के मध्य। धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय, ये तीनों एक तरीके से औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। और चौथा जो खजबा का युद्ध एक बच गया, वह बेसिकली शुजा और औरंगजेब के बीच हुआ था। तो इसलिए औरंगजेब का जो है ना राज्याभिषेक 2 बार होता है। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब जिसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक सामूगढ़ के जीत के बाद जब वो दिल्ली और आगरा में प्रवेश करता है तो तब करवाता है। और दूसरी बार देवराल के युद्ध में जब अंतिम रूप से वो अपने प्रतिद्वंदी दारा को पराजित कर देता है, तो देवराल के युद्ध के बाद वह 1659 में भी अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये तो हो गया औरंगजेब के राज्याभिषेक और जो उत्तराधिकार का युद्ध था। अब उत्तराधिकार के युद्ध में और बादशाह बनने के बाद जब पहली बार बनता है तब उसका ध्यान फिर किधर जाता है। एक हेडिंग बना लेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया। अपने प्रतिद्वंदी का सफाया, जो भी था अपने प्रतिद्वंदी का सफाया करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी का सफाया। और फिर किस तरीके से वो होता है वो ध्यान से रखेंगे आप। अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया, तो अपने प्रतिद्वंदियों के सफाया में सबसे पहले क्या होता है, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो सामूगढ़ की जीत के बाद क्या होता है, सामूगढ़ की जीत के बाद जब औरंगजेब सामूगढ़ को जीत लेता है, इसके बाद वो क्या करता है, आगरा में प्रवेश करता है। आगरा में प्रवेश, और आगरा में जब यहाँ पर प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो आगरा में प्रवेश करने के बाद क्या करता है कि शाहजहां को बंदी बना लेता है। शाहजहां को यानी बादशाह को, अपने पिता को, शाहजहां को बंदी बना लेता है। और शाहजहां को बंदी बनाने के बाद क्या करता है कि आगरा के किले में जनाना खाने में इसे कैद कर देता है। आगरा के किले में जनाना खाने में या मुसम्मन बुर्ज भी इसको कहा जाता है, जनाना खाने में कैद कर देता है, जहां बाकी के समय अपने औरंग शाहजहां व्यतीत करते हैं। लेकिन शाहजहां को बंदी बनाने के बाद जब इस जनाना खाने में इसको कैद कर दिया जाता है तो इसकी एक पुत्री है शाहजहां की जिसका नाम है जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम ने यहाँ पर स्वेच्छा से रहना स्वीकार किया और पिता की सेवा जो की है उसने स्वेच्छा से किया था। स्वेच्छा से यहाँ पर रहना स्वीकार कर लेती है जहांआरा बेगम। अब जब पिता की मृत्यु यानी कि शाहजहां की मृत्यु होती है उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में आते हैं और औरंगजेब के द्वारा उचित सम्मान उसको दिया जाता है। तो एक प्रतिद्वंदी या अपने पिता के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वो शाहजहां का इस तरीके से अंतिम समय। दूसरे जो इसके प्रतिद्वंदी हैं अब उसके तरफ उसका ध्यान जाता है और इसके बाद क्या करता है कि मैंने पहले ही कहा, इसके बाद वो अपने आप को क्या करता है, बादशाह घोषित करता है। इसके बाद अपने को अपने को बादशाह घोषित करता है, अपने को बादशाह घोषित करता है। ये ध्यान में रखेंगे, अपने को बादशाह घोषित यहाँ। और ये पहला
और दूसरा जो बादशाह कब घोषित करेगा, तो जब वो अंतिम देवराय या देवराल के युद्ध में दारा को पराजित करेगा वो। तीसरा इसके बाद वो क्या करता है कि जब बादशाह घोषित करता है तो अब मुराद के तरफ उसका ध्यान, क्योंकि मुराद तो अभी उसका प्रतिद्वंदी था, तो मुराद के साथ उसने क्या किया था, समझौता किया था कि जीत के बाद दोनों भाई आपस में राज्य को आधा आधा बांट लेंगे। तो मुराद के साथ समझौते को तोड़ देता है, मुराद के साथ समझौते को तोड़ देता है मुराद के साथ। और ये आप देखेंगे कि जो पॉइंट सब ये याद रखेंगे तो आपको यह देखने का और लास्ट में कंक्लूजन निकालने का ये अवसर मिलेगा कि आखिर उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की जीत क्यों होती है और दारा की पराजय क्यों होती है। ये सब समझने पर, याद रखने पर वो आसानी से वहां पर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मुराद के साथ समझौते को तोड़ दिया, और मुराद के साथ जो समझौता हुआ था उसको तोड़ देने के बाद क्या होता है, तोड़ दिया, मुराद को फिर क्या कर लिया जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इसके ग्वालियर के किले में भेज दिया जाता है। ये जो ग्वालियर के किले में इसको कैद कर दिया जाता है, एक तरीके से ग्वालियर के किले में भेज दिया जाता है, और इसी ग्वालियर के किले में ठीक 2 वर्ष के बाद इसकी हत्या करवा देता है, 2 वर्षों के बाद हत्या। तो इस तरीके से जो मुराद इसका प्रतिद्वंदी बन सकता था वो भी मुराद को इस तरीके से सफाया कर देता है। तीसरा, चौथा जो इसका सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था वो कौन था, तो वह था दारा। तो देवराय के युद्ध में, जैसे मैंने पहले ही बताया, देवराय या देवराल के युद्ध में, देवराय के युद्ध में पराजित होने के बाद दारा कहाँ चला जाता है, अफगानिस्तान की ओर भाग जाता है। युद्ध में पराजित होने के बाद दारा अफगानिस्तान की ओर, पराजित होने के बाद क्या होता है, पराजित होने के बाद यह अफगानिस्तान चला जाता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर यह अपना एक छोटा सा राज्य फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन यहीं पर अफगानिस्तान में क्या होता है कि बोलन दर्रे के एक जनजाति के द्वारा जो है सो, बोलन दर्रे में रहने वाले, ये पास याद रखेंगे, बोलन दर्रे में रहने वाले एक कबीलाई जनजाति के द्वारा क्या होता है कि दारा को कैद कर लिया जाता है, दारा को कैद कर लिया जाता है, और दारा को कैद करके वह औरंगजेब को सुपुर्द कर देता है, औरंगजेब को सुपुर्द कर देता है, औरंगजेब को सौंप देता है। और औरंगजेब क्या करता है कि जब दारा को सुपुर्द कर देता है तो औरंगजेब क्या करता है कि दारा को एक तरीके से विधर्मी घोषित कर देता है। विधर्मी कहने का अर्थ है कि इस्लाम कानून के, इस्लाम धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला, और विधर्मी घोषित करके क्या करता है कि उसको मृत्यु दंड की सजा दिलवा देता है, उसको मृत्यु दंड की सजा दिलवा देता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी आपको औरंगजेब की धार्मिक नीति को समझने में मददगार मिलेगा, क्योंकि यदि आप किसी को विधर्मी घोषित कर रहे हैं अर्थात उसका आचरण इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, तो इसका सीधा सा दूसरा अर्थ निकलता है कि आप इस्लाम धर्म के संरक्षक हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम धर्म के संरक्षक होने के नाते आपको इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक सक्रिय नीति अपनानी होगी। इसलिए हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है वो पहले फेज में कुछ और दिखाई देगा, दूसरे फेज में जाकर उसकी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन हो जाता है और जो है सो उसकी नीति अलग हो जाती है। तो आप विधर्मी घोषित करें, दैट मीन्स आप इस्लाम के संरक्षक हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और उसको मृत्यु दंड दिलवा देता है, और इसका बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन जो है सो, जो फ्रांसीसी यात्री शाहजहां के समय में बर्नियर आया था, उस बर्नियर ने इसका उल्लेख किया है कि किस तरीके से एक तरह से जूरी बनाई जाती है, उस जूरी के द्वारा जो है सो दारा को विधर्मी घोषित किया जाता है, विधर्मी घोषित करने के बाद उसे मृत्यु दंड कैसे नगर में घुमाया जाता है, किस तरीके से उसके साथ जो है सो, और नगर में घुमाने का और उसको उस तरीके से सजा देने का एक ही था कि लोगों के मन में खौफ उत्पन्न करना, एक तरीके से कि जो भी बादशाह के विरुद्ध या इस्लाम धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा उसको इसी तरह की सजा दी जाएगी। इसलिए उसको बर्नियर कहता है कि नगर में इस तरीके से घुमाया गया और उसके बाद उसको फांसी की सजा दी गई। तो दारा जो उसका प्रतिद्वंदी था इस तरीके से उसकी भी सफाया। तो मुराद समाप्त हो गए, दारा समाप्त, शाहजहां किले में बंद है। एक उसका प्रतिद्वंदी और बचा हुआ है, वो कौन है, सूजा है। तो पांचवा पॉइंट जो अपने प्रतिद्वंदियों के सफाया में याद रखेंगे, सूजा है। तो इलाहाबाद के निकट जो खजवा का युद्ध हुआ था, खजवा का युद्ध या ख्वाजा खजवा का युद्ध, खजवा के युद्ध में सूजा की क्या हुई थी, सूजा की पराजय हुई थी, सूजा की पराजय।
और शुजा की पराजय के बाद इसको आगे इस पर नजर रखने के लिए औरंगजेब ने क्या किया था, इस पर और नजर रखने के लिए मीर जुमला को नियुक्त कर दिया था कि इसकी आगे की गतिविधि क्या होती है, उस पर नजर रखने के लिए मीर जुमला को नियुक्त कर दिया कि क्या ये करता है, राज्य के खिलाफ विरोध करता है या फिर से ये साम्राज्य प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो मीर जुमला को नियुक्त कर देता है और जब मीर जुमला को शुजा के खिलाफ नियुक्त कर देता है तो इसका परिणाम यह होता है कि 1660 ईस्वी में जो ये शुजा है ये अराकान को पलायन कर जाता है, अराकान को भाग जाता है, यानी म्यांमार का प्रदेश अराकान को चला जाता है। और जब अराकान को चला जाता है तो यहाँ पर क्या करता है कि विद्रोह अराकान के सरकार के खिलाफ, वहाँ का जो बादशाह था, तो वहाँ के बादशाह यानी वहाँ का जो शासक था यानी अराकान के शासक के खिलाफ, अराकान के शासक के खिलाफ, अराकान के शासक के खिलाफ विद्रोह भड़काने के कारण, अराकान के शासक के खिलाफ विद्रोह भड़काने के कारण इसको 100 परिवार मृत्यु दंड दे दिया जाता है। विद्रोह भड़काने के कारण 100 परिवार मृत्यु दंड दे दिया जाता है, 100 परिवार मृत्यु दंड को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से जो शुजा औरंगजेब का प्रतिद्वंदी आगे बन सकता था और तत्काल था, उसको भी ये समाप्त करवा देता है। अब जो बाकी बचे हुए कुछ रिश्तेदार हैं उसके साथ क्या करता है, बाकी बचे रिश्तेदार, तो बाकी बचे रिश्तेदार के साथ ये क्या क्या करता है, तो उसमें सबसे पहले जो पहले से ही बता चुका था कि एक जहांआरा बेगम, जहांआरा बेगम है शाहजहां की पुत्री, जिन्होंने शाहजहां के साथ उसके कैद में रहना स्वीकार किया था और शाहजहां की सेवा सुथरा की थी। तो जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो जहांआरा बेगम जो है वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है, जहांआरा बेगम सार्वजनिक जीवन में आती है। और जब वह सार्वजनिक जीवन में आती है जहांआरा बेगम, तो जहांआरा बेगम को औरंगजेब के द्वारा काफी सम्मान दिया जाता है, काफी सम्मान दिया जाता है। और इस सम्मान के तहत क्या होता है कि जहांआरा बेगम को जो है वो एक तरीके से साम्राज्य की प्रथम नारी का अधिक सम्मान देता है, साम्राज्य की प्रथम नारी, साम्राज्य की प्रथम नारी का सम्मान देता है जहांआरा बेगम को। और साथ ही इसका जो पेंशन है वो पहले से बढ़ा देता है। तो पहले जहांआरा बेगम का पेंशन था 12 लाख का, इसको औरंगजेब के द्वारा बढ़ाकर कर दिया गया 17 लाख। तो इस तरीके से जहांआरा बेगम जो शाहजहां की बेटी थी, औरंगजेब की सिस्टर होगी, तो जब वो पिता की मृत्यु के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, तो काफी सम्मान, साम्राज्य की प्रथम नारी का सम्मान दिया गया। स्टेट पीसीएस में यह प्रश्न आ सकता है कि औरंगजेब के समय साम्राज्य के प्रथम नारी का दर्जा किसे प्राप्त था। जनरली आपका नजर जाएगा सम्राट औरंगजेब की बेगम के ऊपर, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो जहांआरा बेगम थी उसको यह अधिकार दिया गया था, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर जो और परिवार के बचे हुए कुछ कुछ सदस्य थे, तो उसमें एक था कौन, तो दारा का पुत्र था सिपर शिकोह, सिपिहर शिकोह, सिपिहर शिकोह था। तो और जो परिवार के बचे हुए सदस्य थे उसमें एक है सिपिहर शिकोह। तो सिपिहर शिकोह कौन था, ये बेसिकली दारा का पुत्र था। और दारा का पुत्र था तो इसके साथ भी वही व्यवहार करता, लेकिन दारा के पुत्र के साथ जो है सो न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। और जहांआरा बेगम के कहने पर, जिसको साम्राज्य की प्रथम नारी का सम्मान प्राप्त था, तो जहांआरा बेगम के कहने पर औरंगजेब ने अपनी पुत्री से इसका विवाह करवा दिया। औरंगजेब ने अपनी पुत्री से इसका मनसब भी दिया, अपनी पुत्री से विवाह करवा दिया, पुत्री से विवाह। तो एक तरीके से सिपर शिकोह कौन हो जाएंगे, दारा का पुत्र। और दारा का पुत्र इसको जहांआरा बेगम जो साम्राज्य की प्रथम नारी थी, इसके कहने पर इसको सिपर शिकोह को मनसब भी दिया जाता है। और इसको मनसब देकर क्या होता है कि अपनी पुत्री से औरंगजेब विवाह करा लेता है। दूसरा राज परिवार का एक शहजादा है जिसका नाम है इज्जत बख्श, इज्जत बख्श था।
तो ये जो इज्जत बख्श है ये मुराद का पुत्र था। इज्जत बख्श जो हो जाएगा ये मुराद का पुत्र था, जिसके साथ उत्तराधिकार के समय में औरंगजेब ने समझौता किया था। तो मुराद जो इज्जत बख्श मुराद का पुत्र है, तो इसको भी क्या होता है कि जहारा बेगम के कहने पर मनसब दे देता है। मनसब दिया औरंगजेब के द्वारा, और मनसब देकर अपनी एक पुत्री का विवाह इससे करवा देता। अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा देता, अपनी पुत्री का विवाह। तो इस तरीके से दो, जो एक दारा के पुत्र रह गए थे सीपी हर्ष को, उसको भी, और इज्जत बख्श जो मुराद का पुत्र था, उस दोनों को अपने प्रशासन में मनसब दे दिया, और एक दोनों को अपनी अपनी पुत्री से विवाह करा दिया। और तीसरा जो राज परिवार की एक पुत्री थी वो थी जानी बेगम। जानी बेगम, तो जानी बेगम जो थी ना, जानी बेगम दारा की पुत्री थी। दारा की पुत्री थी जानी बेगम। और जानी बेगम जो दारा की पुत्री थी, इसको जहांआरा ने अपने पुत्री के समान पाला था। जहांआरा बेगम जो प्रथम नारी थी राज्य की, जहांआरा ने पुत्री के समान पाला था, पुत्री के समान पाला था। और पुत्री के समान पाला था, तो आगे चलकर औरंगजेब ने अपने पुत्र के साथ इसका विवाह करा दिया। यानी जानी बेगम का जो विवाह होता है, जानी बेगम का विवाह होता और किसके साथ, तो औरंगजेब के तीसरे पुत्र, औरंगजेब के तीसरे पुत्र मुहम्मद, जो औरंगजेब के तीसरे पुत्र मुहम्मद आजम के साथ होता है। मुहम्मद आजम के साथ होता है। तो इस तरीके से जो प्रतिद्वंदी थे उसका सफाया, और जो बाकी राज परिवार के सदस्य होते हैं वो इस तरीके से औरंगजेब उनके साथ व्यवहार करता है। ये आप याद रखेंगे। कभी कभी स्टेट पीसीएस में इस तरीके के प्रश्न, टिपिकल प्रश्न आ जाते हैं, जो आप याद रखेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट जो इसके समय में हो जाएगा, अब ये होता है कि एक इसमें सेक्शन बन जाएगा कि उत्तराधिकार के युद्ध में, जब आपने इसको देख लिया है, उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय, उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय और औरंगजेब के विजय का कारण क्या था। औरंगजेब के विजय का कारण, जीत का कारण, विजय का कारण क्या था, ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो जब पूरी घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो आपको स्पष्ट पॉइंट में याद रखना है कि क्या इसका कारण था। तो सबसे पहला इसका कारण था कि दारा के सलाहकारों में मतभेद। सबसे पहला इसका कारण हो जाएगा कि दारा के सलाहकारों में, जो उसको सलाह देने वाले अमीर वर्ग थे, सलाहकारों में जो आपसी मतभेद था कि किस तरीके का निर्णय लेना चाहिए, आपसी मतभेद दारा के पतन का पहला कारण बना। दूसरा दारा के पराजय या पतन का कारण बना कि अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को कम करके आंकना। अपने प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी की शक्ति को कम करके आंकना, ये उसके पराजय का सबसे प्रमुख कारण बन गया। प्रतिद्वंदी की शक्ति को कम करके आंकना, कम करके आंकना। तो अपने प्रतिद्वंदी के शक्ति को जब आप कम करके आंकेंगे तो फिर आपके लिए क्या होता है, नीति बनाने में, और आप जो है सो ढीले ढीले तैयारी करेंगे किसी भी मोर्चे पर जाने के लिए। और एग्जाम भी वही होता है। एग्जाम भी आपके लिए ये सोचनीय है कि कोई भी एग्जाम आसान नहीं होता है। तो किसी भी एग्जाम को कमजोर नहीं समझना है कि यूं ही मैं निकाल लूंगा। जब यूं ही बात मन में आ जाएगी तो फिर आपकी पढ़ाई कमजोर पड़ जाती है। तो आप एग्जाम को भी मानेंगे ये टफ कंपटीशन है और इसके लिए मुझे पढ़ना है। और उसी तरीके से यहाँ भी वही था कि दारा ने औरंगजेब को कमजोर, उसको लगा कि मेरे साथ शाही सेना है तो हमको कौन पराजित कर सकता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस शाही सेना में उसके कई सारे विरोधी भी हैं, और उसमें जो आपसी मतभेद है वो उसके लिए एक बड़ा ही घातक साबित हो सकता है। तो दूसरा, तीसरा कारण क्या है कि जो प्रमुख राजपूत सरदार थे वो औरंगजेब ने उसको अपनी तरफ मिला लिया। प्रमुख राजपूत सरदार को औरंगजेब ने अपनी तरफ मिला लिया। औरंगजेब ने
अपनी तरफ मिला लिया। तो जाहिर सी बात है कि तो बहुत सारे राजपूत सरदार हालांकि तटस्थ भी रहे, लेकिन जो और प्रमुख जैसे जसवंत सिंह जैसे राजपूत सरदार जो थे वो औरंगजेब के साथ मिल गए। तो ये भी एक इनके पराजय का कारण बन गया। चौथा इसका जो कारण था दारा के और औरंगजेब के कि दारा द्वारा अपनी सेना को विभाजित करना। द्वारा दारा ने अपनी सेना को विभाजित कर दिया, अपनी सेना को विभाजित कर दिया। और अपनी सेना को जब ये विभाजित कर दिया, कहाँ पर, किस मोर्चे पर, तो मैं बताता हूँ। इसने क्या किया कि एक ही समय में पूर्व में सूजा के खिलाफ भी अभियान के लिए भेज दिया, पूर्व में सूजा के खिलाफ भेज दिया, और औरंगजेब की जो और मुराद की आती हुई सेना के लिए भी इसने अपनी सेना बांट भेज दी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप औरंगजेब और मुराद के खिलाफ भी अपनी सेना को बांट देंगे, भेज देंगे, सूजा के खिलाफ भी, तो उस समय क्या हुआ कि इसकी सेना कहाँ कमजोर पड़ गई, तो आगरा, जहां पर उस समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, वो आगरा कमजोर पड़ गई। और इसीलिए क्या होता है कि आगरा पर अधिकार करना औरंगजेब के लिए आसान हो गया। तो अपनी सेना को विभाजित करना भी इसके लिए क्या हुआ, घातक हो गया। और पांचवा, औरंगजेब ने इस उत्तराधिकार के युद्ध में साम दाम, जितना भी आप कह सकते हैं, साम दाम दंड भेद सभी नीति का अनुसरण किया था, और इसलिए वो पराजित नहीं हुआ, उसको जीत मिली थी। आप देखेंगे कि सभी का आपको उदाहरण मिल जाएगा, साम दाम दंड भेद सभी का। आप उसने देखा कि प्रमुख राजपूत मनसबदारों को अपनी ओर आकर्षित करने में, मिलाने में सफल रहा। दारा मुराद के साथ पहले वो समझौता करता है, और जब समझौते के तहत दारा की सेना की पराजय होती है तो फिर से समझौते को तोड़ करके मुराद का काम तमाम कर देता है। तो और फिर दारा को भी पराजित करने के बाद उसको मृत्यु दंड की सजा किस तरीके से देता है वो आप देखते हैं। सुजा के साथ क्या करता है, तो पूरा उसने क्या किया था कि साम दाम दंड भेद अपना लिया था, और इसलिए उसको विजय मिली थी। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि उत्तराधिकार के युद्ध में जो औरंगजेब के द्वारा किया गया था, वो दारा के खिलाफ जो किया गया था, वो मुराद के को किस तरीके से मृत्यु दिया गया, फांसी, यानी कि जो ग्वालियर के किले में, और बाकी बचे परिवारों के साथ जो उसने किया था, इन सभी को यदि थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो आने वाले क्लास में औरंगजेब की जो विभिन्न नीतियां होंगी, खासकर जो उसकी धार्मिक नीति होगी, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि दारा को उसने विधर्मी घोषित किया था, तो जब आप किसी को विधर्मी घोषित करते हैं, इसका अर्थ है कि आप धर्म के संरक्षक हैं। और जब आप धर्म के संरक्षक हैं तो उसको तो दिखाना भी होगा ना कि आप किस तरीके से धर्म के संरक्षक हैं। इसलिए औरंगजेब अपने धार्मिक नीति के प्रारंभिक चरण में हम देखेंगे कि कुछ कट्टर नीति का अनुसरण करता है, उसके पीछे उसकी जो पृष्ठभूमि थी ये भी काम कर रही थी, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही कि ये जो उत्तराधिकार का युद्ध था, तो इस उत्तराधिकार के युद्ध की जो विशेषता कहेंगे या कुछ जो इसका प्रभाव कहेंगे, तो यह उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो लगभग 2 वर्षों तक चला था, 2 वर्षों तक चला था। और जाहिर सी बात है कि इस 2 वर्षों तक उत्तराधिकार के युद्ध चलने के कारण क्या हुआ कि ये पूरा 2 वर्ष प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही। प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही, अस्त व्यस्त रही, क्योंकि औरंगजेब का भी पूरी तरीके से ध्यान था अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को सफाया करने में लगा हुआ था, युद्ध को जीतने में लगा हुआ, तो प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही। दूसरा, इसके कारण आर्थिक आर्थिक संसाधनों की भी बर्बादी हुई, क्योंकि युद्ध के मोर्चे पर लगेंगे तो आपको गोला बारूद हथियार को जुटाना होगा, सैनिकों को सब कुछ देना होगा, तो आर्थिक संसाधनों की भी बर्बादी हुई एक तरीके से। और पहली बार खुलकर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, पहली बार खुलकर, हुए तो पहले भी थे, पहली बार खुलकर संघर्ष हुआ जिसमें राजघराने के प्रमुख जो शहजादे थे उनकी मृत्युदंड हत्या की गई। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ इतिहासकारों ने इस उत्तराधिकार युद्ध को जो है ना धर्म युद्ध का भी नाम दिया है, धर्म युद्ध का भी नाम। किस तरीके के इतिहासकार दिए होंगे ये आप समझ सकते हैं कि इसमें औरंगजेब के पक्ष को धर्म का माना और दूसरे के पक्ष को विधर्मी। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि यह जो उत्तराधिकार का युद्ध था कोई धर्म युद्ध नहीं था। ना तो औरंगजेब इस्लाम की पूरी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था और ना ही दारा लड़ रहा था। दोनों का मूल मकसद था कि हमें राजगद्दी प्राप्त करनी है। तो ये धर्म युद्ध नहीं था, बल्कि ये राजगद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ा जा रहा था, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए।
और राजगद्दी प्राप्त करने के लिए धर्म का औरंगजेब ने सहारा लिया, ये माना जा सकता है। तो ये तो पहले के भी कई शासकों ने अपनाया है कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लेना कोई नई बात नहीं थी। राजनीतिक लाभ के लिए लाभ के लिए धर्म का सहारा लेना कोई नई बात नहीं थी। सहारा लेना धर्म का सहारा लेना कोई नई बात नहीं। आप इसमें पावर को भी रख सकते हैं कि उसने खानवा युद्ध से पहले आपने जिहाद का ऐलान किया था। जब वो मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध लड़ने जा रहा था तब भी जिहाद का ऐलान किया था। अकबर को भी आप इसमें ला सकते हैं कि जब वो मेवाड़ पर अभियान करने जा रहा था तो उसने भी इसी तरीके के जिहाद का ऐलान किया था। शाहजहां के समय में भी कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई देती है। तो कोई औरंगजेब पहला शासक नहीं था कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का आश्रय लिया था। और न केवल मुगल बल्कि इससे पहले सल्तनत के शासक को देखेंगे तो उनके समय में भी होगा, इस तरीके की चीजें होती रहती। तो धर्म युद्ध नहीं था, गद्दी प्राप्त करने का संघर्ष था। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लिया था औरंगजेब ने, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर इसमें क्या था कि दोनों तरफ हिंदू भी युद्ध लड़ रहे थे, यानी कि जो दो प्रमुख पक्ष था युद्ध का, दो था, एक तरफ दारा और दूसरी तरफ जो औरंगजेब था। तो औरंगजेब के तरफ भी मुसलमान सैनिक थे और प्लस हिंदू सैनिक थे। ऐसा नहीं था कि केवल दारा के तरफ, और दारा के तरफ भी मुसलमान और हिंदू मनसबदार इनके साथ लड़ रहे थे। तो किसी भी रूप में उत्तराधिकार के युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ये बिल्कुल इतिहास को एक गलत नजरिए से व्याख्या करना होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या मानेंगे? तो गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष जो पहले भी मुगलों के समय में हो रहा था और बाद में भी होगा। हाँ, औरंगजेब ने धर्म का आश्रय जरूर लिया दारा को विधर्मी घोषित करने के लिए, तो वो राजनीतिक लाभ के लिए था, ये ध्यान में रखेंगे। और तीसरा धर्म युद्ध इसलिए भी नहीं था क्योंकि दारा के तरफ से भी हिंदू और मुसलमान दोनों मनसबदार सैनिक लड़ रहे थे, और औरंगजेब के तरफ से भी हिंदू और मुसलमान मनसबदार दोनों सैनिक लड़ रहे थे, ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, लेकिन यह जो परिस्थिति है सब कुछ, यह औरंगजेब की नीति निर्धारक में सहायक होगा, नीति निर्धारण करने का एक पृष्ठभूमि तय करेगा। तो इसी पृष्ठभूमि में आगे हमें औरंगजेब के खासकर धार्मिक नीति को समझना होगा। इसी पृष्ठभूमि में औरंगजेब के धार्मिक नीति को समझना होगा, जो अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसको देखकर आप अपना नोट्स बना लेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बहुत सारे फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके पीटी और मेंस के लिए मददगार होगा। तो और अब आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इसका दो प्रकार का, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का, और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है ये 69,500 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तब 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है क्या क्या है, तो इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये जो चार चीजें हैं ये आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, ये किस महीने में प्लस कोर्स से अलग है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और जाहिर सी बात है कि जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जब आप यूपीएससी के प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी करते हैं, जो देश का सबसे टफ कंपटीशन है, एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो हर एक चीज़ के बारे में आपको बताए, सही गलत क्या है,
आपके कमज़ोर पक्ष क्या है, उसको उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराएँ, उस पर आपसे काम करवाएँ, खुद भी उस पर काम करें, आपके मज़बूत पक्ष को बताएँ और तमाम जो स्ट्रैटेजी है वो बनाकर आपको एक रणनीति के तहत यूपीएससी के धौलपुर हाउस तक आपको ले जाए। इसके लिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो इस महीने में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स से थोड़ा-सा डिफरेंस है और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट, तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 24,750 है। तो आप लोग प्रत्येक दिन मेरा स्पेशल क्लास भी देखिए जो 7 AM में है, सभी लोग आइए स्पेशल क्लास। इसके लिए आपको केवल एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आप उसको देख सकते हैं, वो भी फ्री क्लासेस होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें मददगार साबित होगा और आपसे यह भी उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने ग्रुप में भेजेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के साथ। तब तक सभी को थैंक यू है।